हमारा जो चैप्टर है आज का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे पहला है वो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्रिया, क्योंकि हम ऑक्सीजन का कार्य अंदर होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एयर जब इनटेक करते हैं तो उसमें काफी सारे मिले होते हैं। जो अंदर क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण की क्रिया कही जाती है। और इस ऑक्सीकरण का की जो क्रिया होती है उससे ऊर्जा तथा ऊष्मा का उत्पादन होता है। हमने ब्लड में भी पढ़ा था कि जब ब्लड में सर वॉइस थोड़ा बढ़ाओगे? ओके, क्लियर? क्लियर है क्या आवाज? सर। ओके, डन। देखिए, ऊर्जा तथा ऊष्मा का उत्पादन होता है, जैसा हमने ब्लड में भी पढ़ा था कि जब ब्लड का जो फ्लो होता है उससे ऊर्जा एवं ऊष्मा का उत्पादन होता है, क्योंकि उसका जो रेट होता है उसी प्रकार जैसे जब हम एयर लेते हैं, जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसमें ऊर्जा तथा ऊष्मा का उत्पादन होता है, क्रिएट होता है। यह एक कैटाबोलिक क्रिया है, अपचाई। ठीक है, एक एनाबोलिक होता है, दूसरा कैटाबोलिक होता है। तो ये जो क्रिया होती है, तोड़ने की जो क्रिया होती है वो कैटाबोलिक होती है। श्वसन अंग कौन कौन से हैं? स्तनधारी जितने भी होते हैं, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनमें लंग्स होती हैं और वो फेफड़े के थ्रू सांस को लेते हैं। जो कीट होती है, कीट श्वास नली अर्थात ट्रैकिया के थ्रू सांस लेती है। जो जलीय जीव होती हैं, जैसे मछली हो गई और आपके मेंढक हो गए, तो ये जो जलीय जीव होती हैं इनमें गिल्स गिल्स होते हैं, फेफड़े। ये अपने फेफड़े के थ्रू श्वास को लेते हैं। मछली को देखेंगे, वो जब जल में होता है तो अपने फेफड़े के थ्रू श्वास लेता है। अब मेंढक, जी, कल्चा कल्चा के थ्रू। यस, वो कल्चा उसका गल्फर कहते हैं। क्लियर है? गल्फर होता है, उसके थ्रू वो श्वास लेता है। अब हम मेंढक का देखें तो मेंढक जो धरती पर है, अगर वो भूमि पे होगा तो वो फेफड़े से सांस लेगा, लेकिन अगर वो भूमि के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर, तो वह अपने त्वचा के द्वारा श्वास को लेता है। क्लियर है? और जब वो गिल्स होता है, जैसे टेडपोल होता है, तो टेडपोल जो होता है, जो मेंढक का जो बच्चा होता है, वो भी अपने गिल्स के द्वारा श्वास को लेता है। क्लियर है? स्तनधारी जीव लंग्स के थ्रू, कीट ट्रैकिया के द्वारा, जलीय जीव गिल्स के द्वारा, मेंढक अगर भूमि पे हो तो वो फेफड़े के द्वारा लेगा, लेकिन अगर भूमि के अंदर हो तो वह त्वचा के द्वारा सांस को लेता है। क्लियर है? अब देखिए, ब्रीदिंग अर्थात श्वासोच्छ्वास। ब्रीथिंग को हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसमें दो क्रियाएं शामिल होती हैं। पहला तो हम श्वास को अंदर लेते हैं और दूसरा श्वास को बाहर छोड़ते हैं। निश्वसन अर्थात इंस्पिरेशन, श्वास को अंदर लेना, और निःश्वसन अर्थात एक्सपीरेशन, श्वास को बाहर छोड़ना। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ निश्वसन एंड निःश्वसन अर्थात अंदर लेना और बाहर छोड़ना। अब हम देखेंगे कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो जो एयर में जो होती हैं, जो गैसेस होती हैं, वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो एयर के द्वारा श्वास जब हम लेते हैं
तो शरीर के अंदर जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम नाइट्रोजन की मात्रा, वो 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। जब हम श्वास लेते हैं तो एयर में जो मिक्स होती है 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वहीं जब हम श्वास छोड़ते हैं तो थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। जैसा हमने नाइट्रोजन 78% लिया था, जब हम छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% ही पूरा बाहर छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन जो होता है जब हम 21% लेते हैं लेकिन हम छोड़ते हैं 17%। और CO2 जो 0.03% लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं हम 4%। क्लियर है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हम इनटेक करते हैं और जो एक्सेल करते हैं वो 4% करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए यस सर। आगे देखते हैं। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। क्लियर है? श्वसन, हमारे जो श्वसन की क्रिया होती है वो नॉस्ट्रल से स्टार्ट नहीं होती है, सिर्फ वो एक भाग है। लंग्स उसका मेन हिस्सा है। लंग्स पहला पार्ट होती है जहां श्वसन की क्रिया होती है। हमारा जो नाक है वो सिर्फ मदद करती है श्वास को अंदर जाने में। क्लियर है भाई? जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि श्वसन मार्ग कहां से होता हुआ कहां खत्म होता है। सबसे पहले हमारा नासा छिद्र, नॉस्ट्रल। सेकेंड नासा कपाट। नासा कपाट देखेंगे कि नॉस्ट्रल के ऊपर एक थोड़ा सा ऊंचा वाला भाग है, हल्का सा ऊपर। नॉस्ट्रल टिप के जरा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक हार्ड वाला पार्ट है, हल्का ऊंचा सा, वो आपका नासा कपाट होता है। इसके अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है और वो हमेशा होता है। जरूरी नहीं है कि आपको सर्दी हो तभी वो चीजें होंगी, वहां पे हमेशा एक चिपचिपा पदार्थ होता है। थर्ड है फेरेनिक्स। फोर्थ है आपका लैरिनिक्स, स्वर तंत्र। ट्रैकिया, श्वास नली। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। एल्वोलाई, ब्लड एंड सेल। ये सभी चीजें जो हैं वो श्वसन तंत्र में भाग लेती हैं, श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरेनिक्स ग्रसनी, लैरिनिक्स श्वसन तंत्र, ट्रैकिया श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई एंड ब्लड एंड सेल। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पहले पढ़ा था सेल में कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। क्लियर है? जो श्वसन तंत्र में भाग लेता है। अब आप लोगों को इमेज क्लियर दिख रही है? जूम कर दूं? इमेज क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। ठीक है। देखिए, नासा छिद्र हमने देखा था सबसे ऊपर, है ना? नासा जो हमारा नॉस्ट्रल है। उसके बाद नासा कपाट जो हमने देखा कि हमारे कहां पे है, वो नॉस्ट्रल के जो ऊपर साइड में जो हार्ड वाला पार्ट है, हल्का सा उठा हुआ जो हड्डी है, वो हो गया आपका फेरेनेक्स। फेरेनेक्स जो आपका ये दिख रहा है ऊपर साइड में, ये जो नीचे आ रहा है ट्रैकिया, ट्रैकिया के जो ऊपर वाला पार्ट है। अभी जब हम आगे इमेज देखेंगे तो वो और आगे क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ये इमेज क्लियर एक बार देख लेंगे, बाकी अभी आगे हम लोग देख रहे हैं इसको। चलिए, ये इमेज क्लियर है? यस सर। नोज दिख रहा है आपको क्लियर बिल्कुल ऊपर? ठीक है। और नोज से जब हम नीचे आते हैं तो ऊपर फेरेनेक्स है। क्लियर है? नॉस्ट्रल से जो नीचे की तरफ आ रही है वहां पे फेरेनेक्स है। नीचे में माउथ वाला पार्ट है,
क्लियर? नहीं दिख रही और स्क्रीन, जी कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं नेट दिख वाली रहा है क्या? प्रॉब्लम होगी आपकी, नेट प्रॉब्लम होगी हाँ, आपकी, दिख बाकी रहा है। दिख रहा है। दिख Okay. रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, उसके नीचे जो होती है इपिग्लोटिस की पार्ट होती है। ठीक है, इपिग्लोटिस का भी मैं बताऊंगा कि उसका कार्य क्या होता है। क्लियर है? लैरिनेक्स, उसके बाद आपका एसोफेगस। क्लियर है? और फिर आपका जो लैरिनेक्स के नीचे वाला जो पार्ट है, लैरिनेक्स के जब नीचे जाते हैं तो वो ट्रैकिया का भाग है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्लियर है? अब यहाँ पे जो अलग से आप देख रहे हैं एक इमेज, ये आपका लैरिनेक्स वाला पार्ट है जिसको अलग से दिखाया जा रहा है। क्लियर है? एपिग्लोटिस वाला पार्ट आपको क्लियर है? ये जो ऊपर साइड में है। बाकी ये जो आपका लैरिनेक्स है, यहाँ पे आपका ये देखेंगे, ये जो लैरिनेक्स है, ठीक है, जो ट्रैकिया जो आपका इसमें जो होता है वो एक सी सेप्ट का एक छल्ला लगा होता है। क्लियर है? और ये छल्ला होता किस चीज का है? ये जो हमारी बोन्स होती है ना, कार्टिलेजेस वाली जो बताई थी मैंने, है ना, वो नाजुक सी बोन होती है, इतनी हार्ड बोन नहीं होती है। वो एक रिंग, सी सेप्ट में एक रिंग बनाती है जो ट्रैकिया को कवर करता है। आपके जो लैरिनेक्स है उसको ऊपर से नीचे तक पूरा ट्रैकिया को कवर करता है। क्लियर है? और वो कवर क्यों करता है उसका एक रीजन है। जैसे एक बात समझिए कि अगर, ठीक है, जैसे पाइप है, अगर पाइप में अगर कुछ नहीं होता है, मान के चले कि जब हम एयर ले रहे हैं तब तो ठीक है कि इसके अंदर से एयर जा रही है तो इसके अंदर स्पेस बना रहेगा, है ना। लेकिन अगर एक चीज सोचिए कि अगर जब हम श्वास नहीं ले रहे हैं तो ये आपस में चिपक सकती हैं, और अगर आपस में चिपक गई तो हम श्वास फिर अगली बार कैसे लेंगे? ये सी शेप्ड जो आकार है, जो कार्टिलेजेस होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो हेल्प क्या करता है? इसको आपस में चिपकने नहीं देता है। क्लियर है? इसको बांध के रखता है, वो इनको पाइप को जो होता है वो आपस में इनको चिपकने नहीं देता है। क्लियर है? इपिग्लोटिस का काम क्या होता है, इपिग्लोटिस को समझेंगे हम। जैसा कि देख रहे हैं इपिग्लोटिस, है ना, इपिग्लोटिस दिख रहा है आप लोगों को? इपिग्लोटिस दिख रहा है ना? यस सर। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इपिग्लोटिस का काम होता क्या है। जैसे हम भोजन करते हैं तो खाना भी इसी मार्ग से होके निकलता है ना। यहां तक देखें कि आपका जो नॉस्ट्रल है उसके नीचे तक जहां पे आपका इपिग्लोटिस है, उसके साइड में एसोफेगस पाइप है। क्लियर है? जो कि फूड पाइप होता है। अब एक बात सुनिए, एक बात को समझेंगे क्लियरली। इपिग्लोटिस का काम क्या होता है? मान के चलिए आपने श्वास को लिया, इपिग्लोटिस को नहीं पता ना कि आप श्वास ले रही हैं, है ना, या तो इपिग्लोटिस को यह भी नहीं पता कि आप खाना खा रही हैं। एसोफेगस वाला पाइप साइड में है, लेकिन ऊपर से खाना भी उसी हिस्से से आ रहा है, और माउथ ऊपर से नॉस्ट्रल से श्वास भी उसी हिस्से से आ रहा है। क्लियर है? होता क्या है कि ये सारा का सारा कार्य ब्रेन करता है। क्लियर है ना? ये सारा कार्य ब्रेन करता है। वो करता क्या है? जब हम श्वास लेते हैं तो ब्रेन इपिग्लोटिस को क्या कहता है कि ऐसा करो तुम, इसका वाला मार्ग बंद कर दो, ट्रैकिया वाला जो आपका ये एसोफेगस वाला है, फूड पाइप, उसका मार्ग बंद करके आप लैरिनेक्स का जो मार्ग होता है उसको खोल देता है। क्लियर है? ये आकार जो देख रहे हैं इसका थोड़ा सा चेंज रहता है उसमें, जो नॉर्मल वाला होता है। तो उसमें होता क्या है कि सेंटर में होता है और वो बीच से आपको एक साइड बंद करके दूसरी साइड को खोल देता है। जब हम श्वास लेते हैं तो वो लैरिनेक्स वाला पार्ट खोल देता है और एसोफेगस वाला पाइप
साइड जो है वो बंद कर देता है। तो श्वास जो होता है वो एसोफेगस में ना जाके वो लारिंक्स की तरफ चला जाता है और वो ट्रैकिया से होता हुआ नीचे लंग्स में चला जाता है। क्लियर है? जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही खाना खाते हैं तो हमारा ब्रेन जो सिग्नल भेजता है एपिग्लोटिस को, कहता है कि आप ऐसा करो कि आप लैरिंक्स वाला पार्ट बंद कर दो। तुरंत से जो हमारा एपिग्लोटिस है वो लैरिंक्स वाला पार्ट बंद करता है और इधर से आपका एसोफेगस वाला साइड वाला खोल देता है ताकि आपका जो भोजन है वो एसोफेगस वाला हिस्से में चला जाए। अब इतना जानने के बाद मुझे कोई ये बताएंगे कि हिचकी आखिर आती क्यों है? कोई भी? खाना खाते समय हम ध्यान अलग देते हैं ना, तो इसकी वजह से। सर जब फूड लेरिंग्स की साइड जाता है तो इस समय आ जाती है हिचकी। यस। होता क्या है, जैसे मान के चलिए हम खाना खा रहे होते हैं ना, कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है, देख रहे होते हैं टीवी, खा रहे होते हैं खाना, या तो किसी से बात कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान वहां है और हम खाना खाए जा रहे हैं। होता क्या है, आपका माइंड उसमें लगा होता है आप बात करने में, और वो बात करने में लगा होता है तो होता क्या है कि यहां से उसका ध्यान हट जाता है। जैसे ही आपने खाना खाया और इपोग्लोटिस वाला जो पार्ट था वो नीचे आ ही नहीं पाया, और वो नीचे नहीं आया तो आपका लैरिंक्स वाला पार्ट खुला रह गया। अब पानी या भोजन उसके अंदर जैसे ही जाता है तो लंग्स को पता चलता है कि अरे ये क्या आ गया, और ये जो लंग्स के तरफ आता है तो लंग्स नीचे जो आपका डायफ्राम है वो उसको ऊपर की तरफ फेंकता है कि अरे कहां आ रहे हो, नीचे ऊपर जाओ। जितनी बार वो आता है, जितनी बार वो ऊपर की तरफ उसको धक्का देगा, उतनी बार आपको हिचकी आएगी। क्लियर है? जैसे रुक रुक के देखे हैं, हिचकी आती है वो जितनी बार ऊपर की तरफ करती है। हिचकी बोलेंगे इसको कि ठसका बोलेंगे सर, जो एकदम लगता है एकदम फूट जाने की ज्यादातर वजह हम से। लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में हिचकी ही बोलते हैं ना। नहीं हम तो सॉरी। अच्छा। हो सकता है आपका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो, ठीक है। वैसे हिचकी नॉर्मली अलग है हम और लोग ठसका जो भोजन है ये अलग है। हाँ होता क्या है ना, जैसे वो नीचे की तरफ जब जाता है ना भोजन, तो वो उसको जो वो देता है बॉडी में, एक ऐसा होता है ना, हिचकी वाली पार्ट होती है जो जैसे थोड़ा सा अलग होता है कि जैसे एकदम उसे ऊपर की तरफ धक्का देता है। क्लियर है? इसको जी। इतना समझेंगे। क्लियर है ना? यस। चलिए आगे देखते हैं हम। ये आपका सी सेप्ट वाला क्लियर हो गया ना, क्यों होता है सी सेप्ट? चलिए ट्रैकिया हमने देख लिया, माउथ देख लिया, एपिग्लोटिस। अब देखिए सी सेप्ट जो ट्रैकिया नीचे जा रहा था, वो ट्रैकिया देखिए नीचे यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है ना। ये ट्रैकिया आगे जाके दो हिस्सों में कन्वर्ट होता है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्लियर है? ट्रैकिया जब आगे चल के दो हिस्सों में बढ़ता है तो इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। अभी आगे देखेंगे ये और भी हिस्सों में ये अलग अलग होता है। क्लियर है? देखिए ये ब्रोंकाई था और अभी अलग अलग हिस्सों में और ये बंटना शुरू हो चुका है। क्लियर है? ट्रैकिया। अब ये देखिए ये आपका लंग्स वाला पार्ट क्लियर दिख रहा है ना। लंग्स के एक साइड में एक चला जाता है और दूसरे साइड में दूसरा ब्रोंकाई चला जाता है। क्लियर है? ट्रैकिया का जो आगे पार्ट बनता है उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, जिसमें वो डिवाइड होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइज भी जो होता है वो कई भागों में चेंज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? ये देखिए ये ब्रोंकाई के ऊपर भी सी सेप्ट लगा रहता है। सी सेप्ट जो कार्टिलेजेस है उससे कवर रहता है ताकि वो ब्रोंकाई भी आपस में चिपके नहीं, क्योंकि अगर वो चिपक गया तो ब्रीथ नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ब्रोंकाई से कई सारे
ब्रोंक्यूल्स निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में देखेंगे आप ब्रोंकाई से, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो अनदर पार्टों में बंटना शुरू हुए हैं ना, वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे एल्वोलाई। ये नीचे आपको एल्वोलाई वाला एक पार्ट दिख रहा है, अंगूर के गुच्छे टाइप का। क्लियर है ना एल्वोलाई। यस यस सर। देखेंगे अब एल्वोलाई क्या काम करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ब्रोंक्यूल्स क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए ब्रोंक्यूल्स कितने भागों में बंटना शुरू हुआ, वो क्लियर है ना, ठीक है। Yes. अब एल्वोलाई, एल्वोलाई का काम देखेंगे हम कि होता क्या है। नीचे आपका डायफ्राम वाला पार्ट हो गया, एक जो लेयर है ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका डायफ्राम वाला पार्ट ये नीचे की तरफ। क्लियर है। अब हम देखेंगे एल्वोलाई का काम क्या होता है। यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर। चलिए अब हम एल्वोलाई का काम देखते हैं। जैसे हम ब्रीथ लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो एल्वोलाई में ब्लड होता है। सबको क्लियर है। एल्वोलाई में ब्लड होता है और ब्लड में हमने पढ़ा था होमोग्लोबिन होता है, जो कार्य क्या करता है। होमोग्लोबिन का कार्य कोई बताएंगे, याद है होमोग्लोबिन का कार्य? जी। उनको लाल रंग प्रदान करना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम था, ऑक्सीहीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को रेस्ट करके मूविंग करना। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था वो। सेल में माइक्रोकांडिया को देता है। यस। अब देखेंगे एल्वोलाई में होता क्या है। जब आपने श्वास लिया, श्वास में आपने ऑक्सीजन भी इनटेक किया। क्लियर है ना। जब आपने ऑक्सीजन इनटेक किया तब वो ब्रोंक्यूल से ट्रैकिया से होता हुआ कहां पहुंचा, एल्वोलाई में। एल्वोलाई में ब्लड पहले से मौजूद होता है और होमोग्लोबिन इंतजार कर रहा होता है कि कब ऑक्सीजन आएगा। जैसे ही एल्वोलाई में ऑक्सीजन आता है, वो उसको वहां से लेके चल देता है। हीमोग्लोबिन वहां से ऑक्सीजन को लेता है और वो पूरे शरीर में सेल्स में डालना शुरू कर देता है। क्लियर है। सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशली डालना वो शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में सेल है, हमने पढ़ा था ना। तो वो जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में जितने भी सेल हैं उसको बांटना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही वहां गया, ऑक्सीजन ने दिया, ऑक्सीजन को उसने सेल को दे दिया। और मैंने बोला था कि वहां पे एक वो आपका जो होता है, एक क्रिया होती है। बोला था ना, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में जो क्रिया होती है जिससे आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्लियर है ना। जी। सेल में एक क्रिया होती है जो ऑक्सीजन के थ्रू ही होती है, जो वहां पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। और एक चीज देखिए, अगर कोई भी क्रिया होगी तो वहां कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। क्लियर है। वहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड जब वो क्रिया होती है। क्लियर है। ऑक्सीजन एल्वोलाई में पहुंचा। एल्वोलाई से होमोग्लोबिन जो ब्लड था, वो होमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है वो उसको लेके गया सेल के पास। सेल में उसने माइटोकॉन्ड्रिया को दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिया हो रही है उससे ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और ग्लूकोज के निर्माण में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उसको वहां से होमोग्लोबिन वापिस इकट्ठा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस आता है वो लंग्स में, और लंग्स को दे देता है। एल्वोलाई में लेके आता है उसको वापिस, एल्वोलाई में देता है, फिर वापिस वो लंग्स में जाता है ब्रोंकाई के थ्रू। और फिर जो आपका ट्रैकिया है, क्लियर है, आपका जो एयर ब्रीदिंग आउट है उसके थ्रू फिर वापिस वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है।
इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर एक बार और रिपीट करिए ना। ओके, देखिए, ट्रैकिया के थ्रू श्वास आया था लैरिंक्स से फेरिंक्स को होते हुए, ठीक है, ब्रोंकाई में आया, ब्रोंक्यूल्स में होते हुए वो आपके एल्वोलाई में चला गया। एल्वोलाई में ब्लड मौजूद होता है पहले से, और ब्लड में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन करता क्या है, वो क्योंकि हीमोग्लोबिन का कार्य है ट्रांसपोर्टेशन का। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन को लेके वो जाता है सेल के पास। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी मौजूद है, जो एक क्रिया कर रही होती है जिससे ग्लूकोज का उत्पादन हो रहा होता है। अब ये क्या करता है, जो आपका सेल जो हेमोग्लोबिन गया है जो सेल में दिया, तो वहां से सेल तो उसको बॉडी में भेज दिया, लेकिन जो हीमोग्लोबिन में जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कार्य हो रहा था, ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा था। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब उत्पादन हो रहा था, हीमोग्लोबिन ऑलरेडी पहुंच चुका है ऑक्सीजन लेके, वो ऑक्सीजन तो दे दिया, लेकिन करता क्या है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस लेके आता है लंग्स में, आपका वापिस एल्वोलाई में लेके आता है वो, और एल्वोलाई से ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में होते हुए ट्रैकिया, लैरिंक्स और फेरिंक्स के होते हुए नोस्ट्रल से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? यस सर। डन। अब देखिए, एल्वोलाई को सबसे ज्यादा पसंद होता है पता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? एक चीज देखिए, जब धुएं में होते हैं सबसे पहले धुआं अंदर खींचता है ना, और वो जब खींचता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और वो पहुंच जाता है एल्वोलाई में। क्लियर है? एल्वोलाई में जब वो पहुंचता है, एल्वोलाई फिर वही काम करता है, O2 ऑक्सीजन की वजह क्या भेज देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जब जाके सेल में उसको देता है, सेल को जब कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, तो सेल भी कहता है कि क्या ले आया, और वहां पे आपको चक्कर आ जाता है। क्लियर है? जब धुएं में कुछ देर रहते हैं तो चक्कर आना शुरू हो जाता है ना आपको, उसका जी। रीजन ही यही होता है। और दम घुटने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है ना, दम घुटता यही है जब। रिस्पॉन्सिबल है। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड लेता रहेगा, हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी ना, और आ क्या रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है ना? ओके। डन। अब ये देखिए, लंग्स में आपके इतनी पावर नहीं है कि वो आपके श्वास को बाहर धक्का दे सके। क्लियर है? वो श्वास को बाहर धक्का नहीं दे सकता है। वो काम कौन करता है? आपका डायफ्राम। ओके। डायफ्राम का काम क्या है? जब आप श्वास को लेते हैं तो डायफ्राम आपका नीचे जाता है, और लंग्स में जो एयर है वो भर जाता है ना, आपका रिबकेज ऊपर आ जाता है। क्लियर है? ओके। जब हम श्वास को लेते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और वो स्पेस बना देता है आपके लंग्स को खुलने के लिए। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो होता क्या है, डायफ्राम नीचे से पुश करता है। क्लियर है ना? यस सर। डायफ्राम नीचे से पुश करता है, और वो जब डायफ्राम नीचे से पुश करता है तो लंग्स आपस में क्लोज होते हैं, और वो बाहर धक्का देता है, ब्रीद आउट कर देता है। क्लियर? आपका डायफ्राम नीचे से धक्का देता है, और वो ब्रीथ श्वास को बाहर कर देता है, और रिब्स आपके बाहर इन एंड आउट होते हैं। क्लियर है?
जैसे ही आपका ब्रीथ आउट हुआ, रिब्स का जो साइज है वो कम हो जाता है। क्लियर है ना? अब एक चीज देखिएगा, प्रेग्नेंट लेडी में बेबी भी तो होता है ना स्टमक में, आपके जो बच्चेदानी है उसमें, तो वो काफी पार्ट कवर करता है। उस हिस्से में उस टाइम में एक बात बताइए कि डायफ्राम कैसे मूव करेगा नीचे? नहीं करेगा। क्योंकि अगर डायफ्राम मूव करेगा तो वो बेबी को दबा देगा। जी। ठीक है, अब उस सिचुएशन में जो डायफ्राम का काम है वो कौन करने लग जाता है? आपका रिब केज। क्लियर है? प्रेगनेंसी टाइम में आपका डायफ्राम काम ना करके आपका रिब केज काम करना शुरू कर देता है। क्लियर है ना? रिब केज उसको पुश करता है और वो ब्रीथ आउट कर देता है। अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की अगर पसलियां टूट जाएं तो डेथ कंपलसरी है। ओके। क्लियर है? क्योंकि वहां पे डायफ्राम काम नहीं कर रहा है, और अगर रिब केज टूटा, ब्रीदिंग प्रोसेस बंद। क्लियर है ना? जब वो पुश ही नहीं करेगा श्वास को बाहर जाने के लिए, तो श्वास बाहर जाएगा कैसे? क्लियर है? ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, चलिए इतना चीजें आप लोगों को क्लियर है ना? क्लियर है? जी सर। अब देखेंगे ये लो प्रेशर क्या लिखा है इसमें? लो प्रेशर में उसका रीजन होता है कि जैसे रिब केज के पास जो होता है ना, वो प्रेशर लो होता है, और डायफ्राम के पास जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? हाई प्रेशर में डायफ्राम उसको ऊपर की तरफ करता है। क्लियर है? जी सर। सर एक लंग में कितने वो रहते हैं हमारे एल्वोली? एल्वोलाई आपके अनगिनत हो सकते हैं, ऐसा समथिंग कोई काउंट नहीं है। समथिंग ठीक है, 30,000। ओके। कह सकते हैं समथिंग में, है ना, ये पढ़ा था हमने ठीक है। लास्ट में। कंफर्म, हाँ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन 30,000 के अराउंड। वन साइड ना? हाँ हाँ ठीक। ठीक है। कई बार पता है क्या है, वो पूछ देते हैं कि लंग्स के कितने भाग होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना जी। आपका जो राइट साइड वाला जो लंग्स है उसमें कितने पार्ट होते हैं? 3। क्लियर है? यस। और जो लेफ्ट साइड वाला जो आपका पार्ट है उसमें कितने पार्ट होते हैं? 2। ओके। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। क्लियर है ना? राइट कि में 3। लंग्स के, हाँ राइट में आपके 3 भाग होते हैं और लेफ्ट में आपके 2 भाग होते हैं। सर इनके नाम बता दीजिए ना प्लीज। इसका नाम ऐसा मुझे क्लियर नहीं है। तो ठीक है, 3 में वो कुछ किसको ज्यादा, काउंट करेंगे हम? कुछ ज्यादा वो उनका क्वेश्चन पता है क्या होता है? उनका डायरेक्टली क्वेश्चन ये होता है कि लेफ्ट लंग्स के आपके राइट पार्ट के कितने भाग होते हैं। ओके। या तो राइट भाग आपका फेफड़े का दाहिना भाग कितने भागों में विभाजित है। ठीक है। और इसका इनका साइज क्वेश्चन इस डिफरेंस भी है ना? यस, आपका साइज डिफरेंस है इसका। ठीक है। हाँ, लेफ्ट छोटा। लेफ्ट आपका छोटा होता है और राइट थोड़ा बड़ा होता है उसके मुकाबले। हाँ, क्योंकि वो हार्ट को जगह देता है इस साइड है। यस, क्योंकि आपका राइट साइड में हार्ट है ना। जी। क्लियर है? वैसे ही हम जब देखेंगे हार्ट के 4 चैम्बर, हार्ट के भी 4 चैम्बर होते हैं। और क्लियर है ना? स्टमक भी हार्ट लेफ्ट साइड में होता है जी, स्टमक भी उस साइड में रहता है ना, बाएं साइड में। इसीलिए वो उसको स्पेस देता है ना।
उसके वजह से बैलेंस करता है उसमें शरीर का। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहे हैं? सर हार्ट तो लेफ्ट में होता है ना? वो लेफ्ट तरफ हल्का सा झुकाव होता है। क्लियर है? लेफ्ट अभी हम जब देखेंगे ना, उसका दो भाग होता है, एक ऊपर का जो बेस वाला पार्ट होता है और एक नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, जो नुकीला टाइप का होता है। वो नुकीला वाला भाग उधर साइड का होता है ना, इसीलिए हमें लगता है कि वो उस साइड झुका हुआ है। क्लियर है ना? ओके सर। ठीक है। अब एक चीज देखेंगे कि टाइडल वॉल्यूम रेट कहा जाता है, एक जगह कई बार पूछा गया था, वो लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। एक बार में 500 ग्राम, 500 ग्राम श्वास ले सकते हैं। क्लियर है? ओके टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स कितना है? 500 ग्राम, हाफ लीटर की एक बोतल, उतना एयर ले सकते हैं एक बार में, एक ब्रीथ में। क्लियर है? ओके लंग्स की जो क्षमता है, लंग्स की अगर कहें मैक्सिमम वॉल्यूम, कितना वो फिल कर सकता है? 6 लीटर। 6 लीटर करीब। ठीक है, 6000 ग्राम अर्थात 6 लीटर मैक्सिमम वो फिल कर सकता है। क्लियर है? यस ये दो क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को अलग से बता दिया। ये वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन किसी और पेपर में मैंने ये चीज देखा था। क्लियर है ना? जी सर। इनमें से कोई क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट होता है आपका ब्रीदिंग प्रोसेस। पूरा क्लियर है? ब्रीदिंग प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे जाके खत्म होता है। अगर ये पूछा जाए कि ब्रीदिंग का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, तो क्या कहेंगे? गलत। ब्रीदिंग का वो सिर्फ एक मार्ग है। ब्रीदिंग का प्रोसेस लंग्स में शुरू हुआ। क्लियर है? ब्रीदिंग का प्रोसेस लंग्स में शुरू हुआ है और खत्म कहां पे हुआ? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। क्लियर है? मैंने इसीलिए आप लोगों को एक स्टार्टिंग बार में और बताया था, बताइए कि कहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो स्टार्ट होता है आपका लंग्स के एल्वोलाई में जाके शुरू होता है। क्लियर है? और ये खत्म कहां हो रहा है? आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? बाकी जो प्रोसेस है, नॉस्ट्रल से सिर्फ एक जरिया है वो ब्रीथ को अंदर लेने का। क्लियर है ना? जी सर। उसको खींचने का काम आपका लंग्स कर रहा है। ब्रीथ को खींचने का काम लंग्स कर रहा है, नॉस्ट्रल सिर्फ एक जरिया है श्वास को अंदर जाने का। क्लियर है? यस अगर श्वसन का मार्ग पूछा जाए तो वहां आप नॉस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे। श्वसन मार्ग के जब चरण पूछे जाए ना आपसे कि श्वसन मार्ग के कितने चरणों में श्वसन मार्ग होता है, क्लियर है, तो वहां नॉस्ट्रल से स्टार्ट होगा। जी कुछ बोल रहे थे? श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है पूछा जाएगा तो 10। यस 10 होगा आपका। कहां पे जाके खत्म कहां हो रहा था? सेल माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में जाके वो खत्म होता है। ठीक है, और तो शुरुआत नासा छिद्र से प्रक्रिया की। यस, प्रक्रिया की शुरुआत तो हो रही है। क्लियर है ना? जी जी सर एक पूछना था सर। हाँ, श्वास वो आपने बोला था कि फेफड़ा लेता है श्वास को, ऐसे बोला था। हाँ, यस बिल्कुल, लंग्स। अच्छा, क्या डायफ्राम, उसमें कंफ्यूज है थोड़ा सा मुझे, डायफ्राम या फेफड़ा। डायफ्राम उसको हेल्प करता है,
लेने में मदद करता है। डायफ्राम, एक चीज देखिए, डायफ्राम जब नीचे जाएगा तभी तो लंग्स एयर खींचेगा ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि मेन भूमिका डायफ्राम ही है कि मतलब श्वास बिल्कुल लेने में मदद बिल्कुल करता बिल्कुल। हाँ। श्वास लेने, क्योंकि लंग्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी किसमें है आपका? डायफ्राम में। जी भैया। सारा जो मेन, अगर आप ये कहे ना कि जो ब्रीदिंग का सारा प्रोसेस जो कंट्रोल कर रहा है वो सिर्फ डायफ्राम कर रहा है। क्लियर है? कई बार होता क्या है, आपने देखा होगा कि कोई पसली के बल गिरता है, देखे होंगे ना, और वो अचानक से डेथ हो जाती है उसकी, क्यों? वहां उसका डायफ्राम टूट जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि इसको हुआ क्या, ये तो अभी बस गिरा था। तो लंग्स को डायफ्राम प्रोटेक्ट करता है एक शील्ड बनकर, है ना? लंग्स को डायफ्राम प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, लंग्स के प्रोसेस को बना रहा है वो। अच्छा। लंग्स का जो प्रोसेस हो रहा है ना लंग्स के अंदर, उसको यही तो कर रहा है। ब्रीदिंग लेने में भी यही हेल्प कर रहा है, आउट करने में भी यही हेल्प कर रहा है। लंग्स के अंदर तो सिर्फ एक एल्वोलाई है जहां पे एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है? डायफ्राम ही अपने मेन रोल में है। क्लियर है ना? सबको क्लियर हो गया? सर एक क्वेश्चन था सर जी। तो ये जैसे एक बार में श्वास लेता 500 ग्राम, हाँ, और मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6 लीटर है, तो ग्राम और लीटर का तो संबंध नहीं होता ना सर? ग्राम और लीटर का संबंध होता है। जैसे एक चीज देखिए, अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, हम ब्रीदिंग कितना छोटा सा लेते हैं ना, ब्रीदिंग का इसीलिए कहा गया कि एक बार में लेते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग का जो रेशियो है ना हमारा, वो बहुत छोटा है। क्लियर है ना? 6000 ग्राम बताया, तो 6000 ग्राम में फिर किलो में कन्वर्ट होगा ना सर? वो किलो में बोलेंगे फिर 6 लीटर, वही 6 किलो आप कह लीजिए, वो लीटर में कन्वर्ट होता है, मिली। भैया ऐसे होता है ना कि मतलब 1000 ग्राम जो होता है वो 1 लीटर में होता है कन्वर्ट। 800 वही ग्राम। चीज है, 800 ग्राम जो होता है वो 1 लीटर में, तो उस हिसाब से आप 6 लीटर ना कह के आप 6000 ग्राम ले लीजिएगा। जहां तो जो क्वेश्चन होगा ना वो 6000 ग्राम का होगा। हाँ, ग्राम का तो हो सकता है, बाकी 1 लीटर में 910 ग्राम ही होते हैं। हाँ, वो उस हिसाब से काउंट हो जाएगा, बट 6000 ग्राम याद रखिएगा। क्लियर है? एक बच्चा जो स्वस्थ, जी, वो भी डेंसिटी के हिसाब से होगा फिर से बोलेंगे सर? वो वेट डेंसिटी के हिसाब से कन्वर्ट होगा ना सर? जैसे बिल्कुल। क्वेश्चन में ज्यादातर जो देखने को मिला है ना वो 6000 ग्राम मिला है सर। क्लियर है? ऑप्शन वहां मिलेगा आपको 6000 ग्राम का, और नहीं तो आपको नियरेस्ट में रहना है 6 के। क्लियर है? या तो 5 पॉइंट कुछ देंगे या तो 6 होगा सर। डन। अब देखिए एक चीज बताएंगे कि बच्चे में ब्रीदिंग का रेशियो क्या होता है पुंडेल के? जी 30 के आसपास होता है। 23 to 25 1 मिनट में। क्लियर है? 23 to 25 टाइम्स। और नॉर्मल जो हम एक बार में श्वास लेते हैं वो 16। क्लियर है? सोते टाइम हमारी जो श्वासन की जो वो होता है काउंट होता है वो 14 होता है। सर और एक बार रिपीट कर दीजिए सर। बच्चे में जो श्वसन की क्रिया होती है वो 1 मिनट में 23 से 25 बार। 23 से 25 बार, ओके।
एक नॉर्मल व्यक्ति की जो श्वसन गति होती है वो 16 बार 1 मिनट में, 16 बार, ओके। और जब हम सोए हुए हों उस समय जो श्वसन की गति होती है 14 बार, 13 से 14 बार 1 मिनट में। 13 से 14 बार। आपने फील किया होगा कि जब आप लेटे होते हैं तो आप श्वास लंबा और गहरा लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे काउंट कम हो गया। क्लियर है? सर आधा लीटर बोले तो अपना 6000 मिलीलीटर बोलना क्या? 6000 ग्राम बोलेंगे आप। ग्राम, ओके। वैसे जो काउंट है वो ग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है? ओके ओके 6000 ग्राम। ओके सर। क्लियर है ना? और एक बार का जो है वो 500 ग्राम। गुलशन जी आप 8-10 तक ले सकते हो क्वेश्चन के साथ। सर मेरी 8 बजे से सेकंड क्लास है। अच्छा ठीक है, आप 8 बजे कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए सबका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया या कुछ और पूछना हो? ये क्लियर तो है ना? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आई है? हेलो, एक बार श्वसन का पूरा सिस्टम बता दीजिए ना। क्लियर, ठीक है। देखिए ये मैं यहाँ पे यहीं से क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है? नासा छिद्र से श्वास प्रवेश किया, नासा कपाट से होता हुआ, ग्रसनी से होता हुआ आपके स्वर तंत्र, ये वोकल कॉर्ड जो होता है आपका, क्लियर है? ट्रैकिया से होता हुआ वो श्वास नली से नीचे जाता है, ठीक है? सी शेप्ड होता है आपका लारेंक्स में लगा हुआ, जो आपको चिपकने से रोकता है, वो नीचे गया। ब्रोंकाई से होता हुआ वो ब्रोंक्यूल्स में चला गया। अब ब्रोंक्यूल्स में जब गया तो वहां पे नीचे एल्वोलॉय है, एल्वोलॉय में वहां पे ब्रीदिंग जो लिया वो ब्रीदिंग एल्वोलॉय में चला गया। एल्वोलॉय में ब्लड पहले से मौजूद है और ब्लड में होमोग्लोबिन भी मौजूद है। होमोग्लोबिन में ब्लड ने वहां से होमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को वो लिया, ऑक्सीजन को लिया और वो चल दिया सेल की तरफ। सेल में गया और सेल में उसने माइटोकॉन्ड्रिया को वो दे दिया ऑक्सीजन। यहाँ पे सेल में जो क्रिया हो रही थी, एक क्रिया होती है जिससे आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि जब कोई भी क्रिया होती है तो उससे कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। सेल में जो क्रिया हो रही थी उससे उत्पन्न हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। सेल में जो हीमोग्लोबिन वहां लेके गया था, हीमोग्लोबिन ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया और वापिस चल दिया एल्वोलॉय की तरफ। वापिस आया वो और उसने अपने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लाया था उसने एल्वोलॉय में डाल दिया। एल्वोलॉय ने वापस ब्रोंकाई में डाला, ब्रोंक्यूल्स में गया और ब्रोंक्यूल्स में ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स होते हुए नासा कपाट से होते हुए नासा छिद्र से बाहर निकल गया। क्लियर है? इसमें डायफ्राम हेल्प करता है। जब हम ब्रीथ लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ प्रेस होता है और लंग्स को खुलने का मौका मिलता है, रिब्स ओपन हो जाती हैं। जब डायफ्राम प्रेस करता है नीचे से तो आपका लंग्स क्लोज होता है, रिब्स क्लोज होती हैं और वो वापिस ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, लैरिंक्स, फेरिंक्स से होता हुआ वो श्वास को बाहर निकाल देता है। क्लियर है? ओके ओके। किसी का कोई डाउट? ये सबसे सरल प्रोसेस है। आप इस वे में समझेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना कहीं भी। क्लियर है ना? जब सांस लेते हैं सर, जब डायफ्राम प्रसारित होता है ना? जी, प्रसारित होता है नीचे की तरफ। फिर हाँ, नीचे की तरफ प्रसारित होता है, फिर अपन श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाता है। डायफ्राम नीचे नहीं आता है, जब डायफ्राम ऊपर की तरफ होता है तब श्वास बाहर जाता है। ओके, ठीक है सर। हाँ, लंग्स उसको ऊपर नीचे करता है, अब डायफ्राम उसको ऊपर नीचे करता है, लंग्स नहीं। क्लियर है? चलिए ये कंप्लीट हो गया आज हमारा इसका। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं और ये बिल्कुल सिंपल वे में नोट्स तैयार हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डीप है ये। लेकिन आपको एक प्रोसेस याद होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, और क्वेश्चन यहीं से बना देते हैं। लारेंक्स, फेरेंक्स, ठीक है, ट्रैकिया, तो पूछ देते हैं कि श्वसन का कौन सा भाग है।
ठीक है, इनमें से कौन सा श्वसन तंत्र में भाग लेता है? क्लियर है ना? जी सर। या तो पूछ देते हैं कि ऑक्सीजन का जो हेर फेर मतलब जो बदली होती है वो कहाँ पे होता है? एल्वोलाई में। क्लियर है? ओके। चलिए ओवर करते हैं हम इसको।